एपिसोड 3। राठौर महल, राजस्थान। राठौर महल। सुबह का वक्त। राठौर महल को किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, क्योंकि आज राठौर खानदान के सबसे छोटे बेटे अर्नब सिंह राठौर की शादी चंडीगढ़ के मशहूर बिजनेसमैन राजवीर सिंह बेदी की बेटी आयशा बेदी से होने जा रही थी। हल्दी के फंक्शन की तैयारियां चल रही थी। महल के सभी लोग अपने सजने संवरने में व्यस्त थे। बस पूरे महल में एक ही शख्स था जो सारी तैयारियां देखने में लगा हुआ था, और वो थी केतकी आदर्श सिंह राठौर, राठौर खानदान की मंझली बहू। अरे केतकी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जाओ, तुम भी जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हल्दी की रस्म भी शुरू करनी है। दीपिका अतिराज सिंह राठौर, राठौर खानदान की सबसे बड़ी बहू, ने अपनी देवरानी से कहा। हाँ, बस मैं जा ही रही थी तैयार होने के लिए, केतकी ने अपनी जेठानी को रूखे से स्वर में जवाब दिया और सीढ़ियों से ऊपर चली गई। पता नहीं इस केतकी को मुझसे परेशानी क्या है। जब से शादी करके मैं इस घर में आई हूँ, तब से ही इसका इतना रूड व्यवहार है मेरे साथ, दीपिका ने खुद से कहा और फिर वहाँ से चली गई। पता नहीं यार, महल के सारे लोग कहाँ चले गए। लग ही नहीं रहा कि इस घर में किसी की शादी है आज। हाँ यार, सही बोल रहा है तू ब्रो। लगता है कि यहाँ किसी को भी उस चिरकुट की शादी में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। हाँ, या तो फिर महल के सभी लोग उस बेचारी लड़की की फूटने वाली किस्मत का शोक मना रहे होंगे। हाँ, सही बोला है यार तूने। और वो दोनों हंस पड़े। यहाँ पर अभी तक बात हो रही थी अभीर सिंह राठौड़ और अभिमन्यु सिंह राठौड़, तो जुड़वा भाइयों की। ये दोनों हैं अधीराज सिंह राठौड़ के सबसे छोटे बेटे, जो है पूरे महल की रौनक। दादी सा, ओ प्यारी दादी सा, आप कहाँ हो? दोनों भाई अपनी दादी को नीचे हॉल से पुकारने लगे। अरे कमाल है, दादी सा नीचे नहीं आई हम दोनों से मिलने। अबीर और अभिमन्यु दोनों के दोनों शॉक्ड थे कि उन दोनों के एक बार बुलाने पर जो दादी दौड़ी चली आती थी, वो अभी तक नहीं आई इन दोनों को मिलने। तभी अचानक से दोनों भाइयों पर फूलों की बरसात होने लगी और सभी ने एक साथ कहा, पधारो हमारे जिगर के टुकड़ों। जानकी देवी, राठौड़ खानदान की सबसे बुजुर्ग और हेड ऑफ द फैमिली। वैसे तो वो अपने सभी पोते पोतियों से प्यार करती हैं, मगर अभीर और अभिमन्यु उनके दिल के कुछ ज़्यादा ही करीब थी। दादी सा, दोनों भाई अपनी दादी सा के गले लग गए और उसी जानकी देवी जी की आंखों से आंसू छलक उठे। ओ दादी सा, आप रोते हुए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। और फिर आज तो आपके सपोले हमारा मतलब है कि आपके पोते की हल्दी है, और हम दोनों हमारी भाभी सास से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, है ना अभीर? अभिमन्यु ने माहौल को थोड़ा सा लाइट करने के लिए ये लाइंस बस यूं ही चेप दी थी, मगर असल में उन दोनों को ही अर्नब या अर्नब की होने वाली बीवी से या मिलने से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जानकी देवी जी दरवाजे की ओर एक टूक उम्मीद भरी नज़रों से देखी रही थी, मगर तभी अभीर ने अपनी दादी सास से कहा, वो आएंगे शादी में, उन्होंने यही कहवा कर भेजा हम दोनों को। बस इतना सा रिस्पॉन्स देकर जानकी देवी जी वहाँ से चली गईं। अर्नब सिंह राठौड़ के कमरे में। हम दोनों को तो यकीन ही नहीं हो रहा है अर्नब, कि तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए बदतमीज़ लड़के की आज शादी हो जाएगी, अबीर ने अर्नब से कहा, जो इस समय अपने फ़ोन में बिजी था टाइपिंग करने में। अर्नब जिस तरह शैतानी मुस्कान के साथ टाइपिंग करने में बिजी दिख रहा था, अबीर और अभिमन्यु दोनों को ही ये देखकर समझ में आ रहा था कि अर्नब इस शादी को सीरियसली नहीं ले रहा है। ये बात तो अभीर और अभिमन्यु को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर अर्नब ये शादी क्यों कर रहा है, जब वो अभी भी प्ले बॉय है और शायद आगे भी रहेगा। सोचो, मैं कितना हैंडसम हूँ
और कितना डैशिंग हूँ। लाखों करोड़ों लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग हूँ मैं। मुझसे शादी करने के बाद तो उस लड़की की भी किस्मत खुल जाएगी। अर्नब ने बड़े ही रूड से स्वर में जवाब दिया। किस्मत खुलेगी नहीं, फूट जाएगी तुझसे शादी करने के बाद। दोनों भाइयों ने अपने मुंह के अंदर कहा। एनीवेज, बड़े भैया नहीं आए अपने छोटे भाई की शादी अटेंड करने के लिए? अर्नब ने उन दोनों से कहा। एक्चुअली दोनों भाई साहब किसी ज़रूरी काम से चंडीगढ़ गए हैं, इसलिए वो हमें सीधा वेन्यू पर ही मिलेंगे। अबीर ने अर्नब से के सवाल का जवाब दिया। ओहो, चलो किसी काम में तो मैं हमारे दोनों भाइयों से आगे निकला। बड़े भैया तो बिजनेस में ही इतना ज़्यादा घुस गए कि वो ये ही भूल गए कि बिजनेस वर्ल्ड के अलावा भी एक और वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। अर्नब अपने ही बड़े भाइयों का मजाक बनाने लगा और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हमारे भैया हर काम में आगे रहते हैं और इस बार भी शायद हमारे भैया ही ये बाजी जीतेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। अभिमन्यु ने अपने मन में कहा। फिर और वो दोनों भाई वहाँ से चले गए। कुछ ही देर में हल्दी का फंक्शन भी शुरू हो गया। बहुत जल्द आयशा से शादी होने के बाद मैं जयपुर का नया हुक्मसा बन जाऊंगा और फिर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज चलेगा, अर्नब ने खुद से कहा और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तभी वहाँ दीपशिखा यानी कि अर्नब की माँ आ गई। अरे अर्नब बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? दीपशिखा ने अपने बेटे से कहा। जी माँ, मैं तैयार हूँ, चलिए नीचे चलते हैं। अर्नब ने शीशे के सामने अपने बालों को कंघी करते हुए कहा, अपनी माँ को जवाब दिया। रुको, याद है ना तुम्हें हमारा प्लान? दीपशिखा अपने बेटे के कान में फुसफुसाई। जी माँ, मुझे अच्छे से याद है कि हमें क्या करना है। अर्नब ने अपनी माँ के सवाल का जवाब दिया और दोनों माँ बेटे एक दूसरे को एविल मुस्कान देते हुए कमरे से बाहर आ गए। वहीं पिलर के पास पीछे खड़ी केतकी पहले ही सब कुछ सुन चुकी थी। इसका मतलब कि तुम आज भी नहीं सुधरी हो दीपशिखा, और तुमने अपने इस गंदे खेल का हिस्सेदार अपने बच्चों को भी बना लिया है, केतकी अपने मन में बोली और फिर वहाँ से चली गई। जल्द ही हल्दी का फंक्शन शुरू हो गया। सभी के सब ने एक एक कर अर्नब को हल्दी लगाना शुरू कर दिया। तभी अर्नब बोला, वैसे अगर यहाँ बड़े भाई साहब होते तो मैं उन्हें भी ये हल्दी ज़रूर लगाता ताकि उनकी भी शादी जल्दी से हो जाए। लेकिन भाई साहब तो अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि उनकी लाइफ में शादी जैसा वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कोई बात नहीं बेटा, क्या पता तुझे देखकर तेरे भाई साहब को शादी करने का ख्याल आ जाए। क्यों मासा, सही कहा ना मैंने? दीपिका ने अपनी सास से कहा। कितना नाटक करती है ये छिपकली, थकती नहीं है क्या ये एक्टिंग करके? केतकी दीपिका को गुस्से से घूरते हुए अपने मन में बोली। अरे चाची सा, आपने नहीं लगाई मुझे हल्दी, घर के सभी लोगों ने मुझे हल्दी लगा दी। चाचा साहब, बुआ साहब, फूफा साहब, दादी साहब और बाकी सब ने लगाई, बस आपने ही नहीं लगाई, अर्नब ने केतकी से कहा। और महल के सारे लोगों ने भी उसकी बातों पर सहमति जताई। हाँ केतकी बिंदनी, तूने न लगाया छोटे लाड़े सर ने हल्दी, केतकी की बुआ सास ने उससे कहा। जी बुआ साहब, मैं अभी छोटे लाड़े सर को हल्दी लगा देती हूँ, आप इतना नाराज़ क्यों हो रही हैं? केतकी ने अपनी बुआ सास की आगे का पालन मान अर्नब को हल्दी लगाई। चाची सा, आपके बड़ी लाड़ी सर से तो मैंने उसकी गद्दी भी छीन ही ली। आखिरकार अब आप क्या करेंगी? अर्नब केतकी के कान में फुसफुसाया। ना छोटे लाडे सर, इतनी जल्दी खुश होने की जल्दी को नहीं थारे को। हमारे भगवान के न्याय पर पूरा भरोसा है, वो कुछ गलत ना होने देंगे। सही के साथ सही होएगा, भगवान अपना कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर दिखाएगा। केतकी ने मुस्कुराते हुए अर्नब को जवाब दिया। केतकी की बात सुनकर अर्नब के चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया, लेकिन
अभी उसे शांत रहना ही ठीक समझ में आया, इसलिए उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। बेदी मैंशन। वहीं इधर बेदी मैंशन में अभी हल्दी का ही फंक्शन चल रहा था। ना जाने क्यों आयशा अपनी ही हल्दी के फंक्शन में इतनी गुमसुम सी थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी दिख ही नहीं रही थी। वहीं दूसरी ओर अमन और राजवीर भी इस शादी में बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। उन दोनों को इस बात का डर था कि कहीं कोई भी बाहर का शादी में तमाशा ना कर दे। बारी बारी सबके सब आयशा को हल्दी लगाने लगे। अब उसे हल्दी लगाने की बारी सायशा की थी। सायशा ने भी अपनी बहन को हल्दी लगाई कि तभी पीछे से किसी महिला की आवाज़ आई, अरे नैनी पुत्र, तू भी हल्दी लगा जल्दी से कोको को, ताकि उसका भी जल्दी से ब्याह हो जाए। उस महिला की बात सुनकर आयशा को ध्यान आया और फिर उसने कोको की नाक पे हल्दी लगाई। तू चिंता मत कर कोको, अब तेरी भी शादी जल्दी ही हो जाएगी। मैं तेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढूंगी, ओके। आयशा ने अपनी बहन को तिरछी स्माइल दी और कोको अपनी बहन को गुस्से से घूरने लगी। नीनी, तू अपनी हल्दी के फंक्शन का जानबूझकर फ़ायदा उठा रही है ना, ताकि तू मुझे भी जी भर कर छेड़ सके और मैं तुझ पर काउंटर अटैक भी ना कर सकूं, है ना। कोको नीनी के कान में फुसफुसाई। इंटेलिजेंट, काफ़ी इंटेलिजेंट हो गई है तू कोको, आयशा सायशा से बोली, उसे हल्की सी चूटी काटते हुए। जल्द ही हल्दी का फंक्शन पूरा हो गया और मंजीत अपनी बेटी को उसके कमरे में ले गई। तभी वहाँ कोको भी आ गई आयशा की मदद करने के लिए। हाँ, आखिर वो दिन आ ही गया जब तू लाल जोड़े में विदा होगी, लेकिन उस इंसान के साथ नहीं जिसके साथ तूने विदा होने का सपना देखा था। सायशा आयशा को लाल दुपट्टा उड़ाते हुए बोली। अचानक आयशा की आंखें नम सी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोको, मुझे ये शादी नहीं करनी है। मेरा दिल मुझे इस शादी करने से रोक रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आयशा रोते हुए कोको से बोली। नीनी, तो ये क्या बोल रही है? अब सब कुछ हो चुका है। राठौड़ फैमिली चंडीगढ़ पहुंच चुकी है। बारात यहाँ कभी भी आप पहुंच जाएगी और तुझे तुझे ये सब अब याद आ रहा है? कोको आयशा को डांटने लगी तो तभी पीछे से दीदा की आवाज़ आई। कोको, कैसे डांट रही है तू मेरी नीनी को, मेरे जिगर के टुकड़े को। दीदा ने आयशा को अपने गले से लगा लिया। कोको तो बस शांत होकर अपनी दीदा की डांट सुन रही थी। बेटा, जैसे जैसे शादी नज़दीक आती है ना, लड़कियां थोड़ा सा डर ही जाती हैं। तुझे नीनी को ऐसे डांटना नहीं चाहिए, दीदा कोको को समझाने लगी। थैंक गॉड, दीदा ने कुछ नहीं सुना, वरना स्यापा हो जाता। सायशा अपने मन में बोली। दीदा, मुझे बहुत डर लग रहा है। नीनी सिसकते हुए अपनी दीदा से बोली। ना पुत्र, तू डर मत, हम सब हैं ना तेरे नाल। कुछ गलत नहीं होगा, बाबा जी का नाम ले और सब चंगा हो जाना है। दीदा ने आयशा को समझाया, लेकिन आयशा तो किसी और ही बात से डरी हुई थी। नीनी, तू डर मत, सब अच्छा ही होगा। बस वो नहीं हो पाएगा जिसकी तू उम्मीद कर रही है, क्योंकि ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। तू अपने प्रिंस चार्मिंग को तो तू भूल ही जा, अब अपने ड्रीम्स में ही रख। इतना कहकर कोको रूम से बाहर चली गई। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें आगे की स्टोरीज़ के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।